बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में रहते हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो गए थे और अब मुझे वहां से नेपाल जाने का हुक्म मिला। शाम 6 बजे ट्रेन की रवानगी का वक्त था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल दोनों ने दोपहर का खाना मेरे हमरा जोहो के बंगले पर खाया। शाम 5 बजे तक हम बातें करते रहे। हाजी ने कहा कि अगर नेपाल में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना, मैं पहली फ़्लाइट से पहुंच जाऊंगा। मेरी रवानगी पर मुझे इस तरह दोनों मिले जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, और यह बात बाद में सच भी साबित हुई। यहाँ मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। नेपाल से पाकिस्तान आने के बाद मैंने गमे दुनिया और रोज़गार के 16 साल सऊदी अरब और सिंगापुर में गुजारे। इस दौरान पहले यूसुफ पटेल फिर हाजी मस्तान फौत हो गए। उनके मरने के बाद उनके ग्रुप्स को काबल लीडर ना मिलने की वजह से ग्रुप्स भी ख़त्म हो गए, और उसके बाद बाल ठाकरे जो उन दोनों के दौर में भीगी बिल्ली बना रहता था, पूरे जुल्म सितम के साथ नमूदार हुआ और मुसलमानों का उसने जीना हराम कर दिया। शाम 5 बजे मैं सबसे मिलकर ड्राइवर के साथ गाड़ी में स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उस बारिश ने नेपाल पहुंचने तक मेरा साथ दिया था। 6 मुहाफिज 2 कारों में हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने बरसाती पहन रखी थी। मेरे सामान में 2 सूटकेसों के अलावा एक थर्मास काफ़ी का भरा हुआ और ढेर सारे सैंडविच थे। स्टेशन पहुंचकर मैंने ड्राइवर से हाथ मिलाया और कुलियों से सामान उठवाने लगा। इस दौरान मुहाफिज स्टेशन पर चारों तरफ फैल चुके थे, जहां बनारस जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। अब डब्बे में सामान रखवाने के बाद मैं अपने डब्बे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। ट्रेन ने रवानगी की वसल बजाई। मैंने तमाम मुहाफिजों को अलविदाई हाथ हिलाया। इतने में एक मुहाफिज दौड़ता हुआ मेरे पास आया और एक ब्रीफ केस मुझे देते हुए बोला, ये दोनों सेठों की तरफ से है, और इतना कहकर वह हजूम में गुम हो गया। गाड़ी की स्पीड तेज हो गई। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने ब्रीफ केस खोला तो वह भारतीय करेंसी और डॉलरों से भरा हुआ था। इससे पहले कि दूसरे मुसाफिरों की नज़र पड़ती, मैंने ब्रीफ केस बंद कर दिया। बाद में मौका मिलने पर स्लीपर बर्थ पर बैठकर वो नोट गिने तो 30,000 अमरीकी डॉलर और 30 लाख भारतीय करेंसी थी। वो मैंने हाजी और यूसुफ से पैसे लेने से इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने अपना तोहफा ऐसे वक्त में दिया कि मैं वापस भी ना कर सकता था। मुंबई से बनारस तक 25 घंटे के सफर के दौरान मैं हत्तुल मकान ट्रेन से बाहर कम ही निकला। दूसरी शाम ट्रेन बनारस पहुंची। सफर के दौरान दूसरे साथ बैठे मुसाफिरों ने बातचीत करने की कोशिश की, मगर मैंने सॉरी टू इंग्लिश कहकर खुद को जर्मन शो करके जान छुड़ा ली। सफर के दूसरे दिन मैं आलाबाद पहुंचा। दिल्ली में क़याम के दौरान मैं 2 मरतबा आलाबाद आया था और उनकी इन्फेंट्री के मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल की थी। मैं यहाँ कैद पाकिस्तानी फौजियों के कैंप के गिर्द भी मंडलाता रहा था, लेकिन मैं उस वक्त आज़ाद था। लेकिन अब तो हर आंख मुझे भारतीय पुलिस की लग रही थी, इसलिए मैं ट्रेन के रुकने पर बाहर निकलने की बजाय डब्बे में ही बैठा रहा। इलाहाबाद से ट्रेन रवाना हुई और अपनी मंजिलों को क्रॉस करती हुई बनारस पहुंच गई। मैंने ट्रेन से उतरकर एक टैक्सी ली, सामान उसमें रखा और वहां एक जामिया मस्जिद के करीब एक दरमियाने दर्जे के एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। बनारस चूंकि हिंदुओं का महसूस शहर है और दरियाए गंगा भी यहीं बहता है, इसलिए ये उनका एक मजहबी शहर है। यहाँ पर होटल के हर कमरे में 20 से ऊपर उनके भगवानों की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सुबह बनारस और शाम में ओद के हुसन का तज़किरा किताबों में पढ़ा था। शाम ओद तो वाजिद अली खान के साथ ही ख़त्म हो गई, मगर बनारस का हुसन अभी बाकी था। लिहाजा मैंने उसे देखने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं बनारस की सुबह देखने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। बारिश थम चुकी थी और मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसका नज़ारा करने के लिए होटल से बाहर आ गया। हिंदू मर्द और औरतों का एक हजूम था, जो सफ़ेद धोतियां पहने पवित्र गंगा में अपने गुनाह धोने जा रहे थे। दर्जनों गैर मुल्की टूरिस्ट भी अपने कैमरों में उन मनाजर को कैद करने के लिए किनारे पर खड़े थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। एक काबिल दीद मंजर तो तलुए आफ्ताब का था। बनारस के सैकड़ों छोटे बड़े मंदिरों पर लगे जलसों से सूरज की रोशनी मुनक्कस होकर चारों तरफ आग लगा रही थी। ये वाकया एक काबिल दीद मंजर था। दूसरा मंजर जरा दुनियावी और हिंदुओं की ज़ईफुल एतकादी का था। जमाने भर की आलूदियों से भरी हुई और चिताओं की राख से भरी गंगा में हिंदू मर्द और औरतें कपड़ों से बेनियाज नंगे होकर स्नान में मसरूफ थे। जरा सी शर्म से लूट पूट हो जाने वाली हिंदू देवियां यहाँ हजारों मर्दों के सामने बेहयाई से नंगी होकर स्नान कर रही थी। 9 बजे मैं होटल वापस आ गया, नाश्ता किया और बसों वाले अड्डे की राह ली। यहाँ की बसें बहुत आरामदा और एक भी मुसाफिर जायद ना बिठाने और मंजिल पर जल्द पहुँचने में मशहूर हैं। अड्डे पर पहुँचते पहुँचते
बूंदा बांदी फिर शुरू हो चुकी थी, जो बस की रवानगी तक मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। मेरी मंजिल आजमगढ़ थी। वहां से मैंने आजमगढ़ का टिकट लिया। आजमगढ़ पहुंचकर मैंने गोरखपुर जाने वाली बस का टिकट लिया। यह इतना लंबा रास्ता तय करने के पीछे मेरा असल मकसद ये था कि वो इलाके जो ज्यादा चेकिंग में आते हैं उनसे दूर रहता हुआ मंजिल की तरफ जाऊं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता सरासर नुकसानदा था। गोरखपुर पहुंचकर मैंने टैक्सी ली और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। बारिश जारी थी और रेन कोट मैंने पहन रखा था। ये वही गोरखपुर है जहां हमने जंगी हवाई अड्डा तबाह किया था। इसलिए मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए स्टेशन की राह ली। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने ड्राइवर को 10 रुपए दिए। कुल्ली ने मेरा सामान स्टेशन के अंदर पहुंचा दिया। गोरखपुर में एक बड़ी फौजी छावनी भी है। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां इन्फेंट्री की एक पूरी रेजिमेंट्स कहीं जाने के लिए अपनी महसूस करदा ट्रेन का इंतजार कर रही थी और भारतीय रेंजर पूरी तरह चौकस खड़ी थी। उनको देखते हुए मैं जल्दी से टिकट विंडो की तरफ घूम गया। यहाँ पर एक मुझसे गलती हुई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। टिकट विंडो पर मैंने रिक्सोल इंटर क्लास का टिकट मांगा। इंटर क्लास का नाम सुनते ही बाबू मुझे घूरने लगा। आध मिनट तक वो मुझे टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। इस दौरान मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब मैं सिर्फ टिकट बाबू के रहमो करम पर था। अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो टिकट बाबू की एक आवाज पर वहां खड़ी मिलिट्री मुझे पकड़ लेती। इसलिए मेरे लिए वहां खड़े रहने के अलावा कोई चारा न था। बिलाहर टिकट बाबू ने करहत मगर धीमी आवाज में कहा कि यहाँ इंटर क्लास नहीं होता। मुझे ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सिखाया गया था, मगर यहाँ इतनी ज्यादा आर्मी देखकर फिसल गया था। टिकट बाबू मेरी असलियत जान चुका था। मेरा हाथ बेहतियार रेन कोट के अंदर पिस्टल की तरफ बढ़ गया। मंजिल के करीब पहुंचकर एक छोटी सी गलती मुझे डबो देगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। और मैं आज तक नहीं समझ सका कि टिकट बाबू को मुझ पर रहम आ गया था या अल्लाह पाक ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। उसने खामोशी से मुझे रिक्सोल का लोअर क्लास का टिकट काट दिया। पैसे देते वक्त मेरी आंखें उसके तशक्कुर से तर थी। कुली ने मेरा सामान उठाया और हम उस ट्रैक पर पहुंच गए जहां पर रिक्सोल की ट्रेन आनी थी। गोरखपुर से रिक्सोल का 30 मिनट ट्रेन का सफर था। ट्रेन रिक्सोल जाने वाली सिंगल पटरी पर खड़ी थी। ये ट्रेन गोरखपुर से रिक्सोल जाती और आती है। उसका बस इतना सा सफर है। आधे घंटे बाद ट्रेन चल पड़ी। हर तरफ मिलिट्री खड़ी थी। मेरी हालत उस गलती की वजह से बहुत पतली हो चुकी थी। गाड़ी चलने के खासे टाइम के बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने साथ डब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। 6-7 मुसाफिरों में एक गैर मुल्की भी था। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और काफी पीने के लिए निकाली तो उसे भी ऑफर की। उसने खुद को बरतर समझते हुए कबूल कर ली। काफी पीने के दौरान मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि सैरो तफरी के लिए खटमंडो जा रहा हूँ। उसे देखकर मेरे जहन में एक प्लान ने जन्म लिया। मगरबी सियाहों का खटमंडो सैरो तफरी का जो प्रोग्राम होता है वो मुझे वहां जाकर मालूम हुआ, जिसका जिक्र आगे करूंगा। गोरखपुर स्टेशन पर की गई गलती का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हो रहा था। मुझे हर वक्त यही खटका लगा रहा कि अभी किसी तरफ से पुलिस आएगी और मुझ पर झपट पड़ेगी। काली घटाएं छाई हुई थी और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस जर्मन को अपने मुतल्लिक बताया कि मैं दिल्ली में कारोबार करता हूं और इसी सिलसिले में खटमंडो जा रहा हूं। मैंने उसे कहा कि इस बारिश ने सफर का सारा मजा कुरकुरा कर दिया है। अगर वो मेरा साथ दे तो रिक्सोल से आगे वो बस में सफर करें तो बहुत ही खूबसूरत मनाजर देखने को मिलेंगे। मगर उसने कहा कि उसने ट्रेन का टिकट ले लिया है, लिहाजा वो ट्रेन में ही सफर करेगा। वो मजीद पैसे जाया नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि रिक्सोल से लेकर खटमंडो तक का उसका सारा खर्चा मेरे जिम्मे है, बस वो मान जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हामी भर ली। स्टेशन पर पहुंचकर हम ट्रेन से उतरे और स्टेशन के बाहर निकले। बारिश तेज जारी थी। मेरा एक सूटकेस जर्मन ने पकड़ लिया और दूसरा मैंने। सामने सड़क थी, वहां एक दरख्त के नीचे हम लोग खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक बस आ गई। हम बस में सवार हो गए। बारिश की वजह से बस में चंद सवारियां ही थी। कंडक्टर ने किराया लिया और ड्राइवर के साथ बातें शुरू कर दी। ड्राइवर अपने कंडक्टर को बता रहा था कि चंद दिन पहले 3 पाकिस्तानी फौजी जो भागकर नेपाल जा रहे थे, मैंने शक की बिना पर पकड़वा दिए। अपने इस कारनामे को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा शिकार तो उसके पहलू में बैठा हुआ है। कई घंटे सफर के बाद रिक्सोल आ गया। वहां पर बारिश की इतनी बड़ी बूंदें गिर रही थी कि जिस्म पर जहां लगता था कोई चोटें मार रहा हो। जर्मन बोला, ये तो जहमत है, मगर मैंने कहा किसी के लिए रहमत भी है।
रिक्सोल बस स्टॉप पर उतरकर मैंने रिक्शा वाले से बात की तो उसने कहा कि यहाँ से नेपाल जाने के लिए पीले रंग के रिक्शे हैं, वही बॉर्डर पार जा सकते हैं क्योंकि उन्हें परमिट मिला हुआ है। मैंने 2 रिक्शे लिए और नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। बॉर्डर पर एक नदी थी जिस पर 40 मीटर लंबा पुल बना हुआ था। यह पुल आधा भारत की सरहद में था और आधा नेपाल की सरहद में था। वहां पहुंचकर देखा तो वहां इमिग्रेशन चेकिंग थी। अब मेरे पास तो कुछ नहीं था, लिहाजा सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक मैंने जर्मन से कहा कि मुझे यहाँ कुछ काम है, लिहाजा ये पैसे रख लो, मेरे ये 2 सूट केस भी साथ ले जाओ, मैं काम मुकम्मल करके गंजपुर में डिलक्स होटल में तुमसे आकर मिलूंगा। ये कहकर मैंने उसे इमिग्रेशन भेज दिया और अपना रिक्शा भी फारिग कर दिया और यहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉस करने की तदाबीर सोचने लगा। बारिश का मौसम था, नदी भरी हुई थी, वरना रात के अंधेरे में नदी क्रॉस करना मुश्किल ना था, लेकिन अब नदी क्रॉस करना खुद मौत को दावत देना था। फिर सोचा कि रात को रिक्सोल में ठहरा जाए, मगर ख्याल आया कि सरहदी इलाके में दुश्मन के घर रात ठहरना मुसीबत में मुबतला कर सकता है। उन्हीं सोचों में गुम था कि जर्मन इमिग्रेशन क्लियर करके वापस आता दिखाई दिया और रिक्शा में बैठकर पुल की जानब रवाना हो गया। मैंने उसे पुल क्रॉस करते हुए देखा। नेपाल की तरफ कोई इमिग्रेशन ऑफिस नहीं था। नेपाल की भारत के साथ की हालत बिल्कुल पाकिस्तान और कश्मीर की सरहद जैसी थी। कोई गैर मुल्की अगर पाकिस्तान आता है तो उसे कश्मीर जाने के लिए इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। बारिश बहुत तेज हो गई और रात का अंधेरा छाने लगा। मैं फिर पुल के करीब आ गया। आज़ादी मुझसे सिर्फ 40 मीटर दूर थी। पुल के शुरू में एक कनोपी में एक उकताया हुआ मुहन्नी सा गार्ड खड़ा था। मैंने कोई और सूरत दिखाई ना देने पर उसे ही आजमाने का फैसला कर लिया और उसके पास चला गया। नहायत आजिज़ी से प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक अपने जर्मन दोस्त को छोड़ने यहाँ तक आया था जो अभी रिक्शा में पीरगंज गया है। मेरे कदम आज तक धरती माता से बाहर नहीं गए। अपने मित्रों से मैं शर्त लगा कर आया था कि विदेश की धरती पर जरूर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आधा पुल हमारे देश का हिस्सा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने हिस्से के पुल के आहर तक जाकर नेपाल की धरती पर एक कदम लगाकर वापस आ जाऊंगा। इस तरह मेरी शर्त भी पूरी हो जाएगी और मैं सौगंध खाकर कह सकूंगा कि मैं विदेश होकर आया हूँ। ये कहते कहते मैंने 50 रुपए उस गार्ड की मुट्ठी में रख दिए। उसने सर हिलाकर मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैंने पुल पर आहिस्ता कदमों से चलना शुरू कर दिया। मैं दिली तौर पर बहुत खुश था कि आज़ादी मुझसे करीब आ रही है। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं आधा पुल तय कर चुका हूँ तो पहले मैंने अपनी रफ्तार तेज की और फिर भागने लग गया। भारतीय गार्ड ने जब यह कैफियत देखी कि उसे 50 रुपए रिश्वत महंगी पड़ेगी, पुल पर बारिश के कतरों में मुझे हालत की आवाज़ सुनाई दी और फिर राइफल के 2 फायर हुए। उसी इस्ना में मैं सारा पुल क्रॉस करके नेपाल में दाखिल हो गया था। नेपाली पुलिस ने भारतीय फायर की आवाज़ सुनकर मुझ पर राइफल तान ली। मैं हाथ उठाए उनके पास चला गया और जोर शोर से कहने लगा, नो फायर, नो फायर, पाकिस्तानी रेफ्यूजी, पाकिस्तानी रेफ्यूजी। नेपाल का पाकिस्तान के साथ मुआहदा था कि किसी भी पाकिस्तानी रेफ्यूजी को बगैर कागजात के नेपाल में दाखिले की इजाज़त होगी। काठमांडू में पाकिस्तानी सफारतखाने ने अगर उसकी तस्दीक कर दी तो उस रेफ्यूजी को UNO की अफगान एयर के चार्टर जहाज़ों में सीट मिलने तक नेपाल में क़याम की भी इजाज़त होगी और ये तस्दीक ना होने की सूरत में उस रेफ्यूजी को भारत वापस धकेल दिया जाएगा। नेपाली पुलिस के 2 सिपाही मुझे हिरासत में लेकर करीब बने थाने में ले गए। थानेदार को मैंने पाकिस्तानी रेफ्यूजी वाली बात सुनाई तो उसने कहा कि 2-3 दिन तक हवालात में रहने के बाद मुझे भी बाकी पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने काठमांडू में भेज दिया जाएगा। उसने कांस्टेबल को मुझे हवालात में बंद करने का कह दिया। मुझे यह पसंद ना आया, लिहाजा मैंने खालस अमेरिकन लहजे में कहा कि मैं एक बाइज्जत पाकिस्तानी हूँ और मुआहदे के मुताबिक मुझे हवालात में आप बंद नहीं रख सकते, बल्कि बाइज्जत तौर पर रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे पीरगंज में किसी होटल में क़याम करवाया जाए। मैं वादा करता हूँ कि सुबह यहाँ पहुँच जाऊँगा। थानेदार मेरी बात सुनकर परेशान हो गया। उस सिपाही ने एक तरफ ले जाकर कहा कि 500 थानेदार के लिए और 1200 टैक्सी के लिए दो तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। मैंने 2000 निकाल कर उसे देते हुए कहा कि ये लो, ऊपर वाले तुम्हारा इनाम मेरी मदद करने का। वह खुश हो गया। कुछ ये पैसे की मेहरबानी थी और कुछ हालस अमेरिकन लहजे की, जिसका खौफ आज भी मशरकियों को है। बम्बई से रवानगी के वक्त मैंने खसूसी तौर पर नेपाल भारत का मुकम्मल नक्शा और असूल और हर बारीक से बारीक बात जानने की पूरी कोशिश की थी ताकि वहां जाकर हालात देखकर परेशान ना हो जाऊं। गाइड बुक के मुताबिक डिलक्स होटल पीरगंज का बेहतरीन होटल था। जब मैं वहां पहुंचा तो जर्मन बहुत परेशान बैठा हुआ था। हेड कांस्टेबल ने
میرے کہنے پر ریسیپشن پر جا کر میرے لیے ڈبل کیبن کمرہ بک کیا، اسے میرے متعلق ہدایات دی اور واپسی جاتے ہوئے 100 روپیہ مزید مجھ سے اینٹ لیا۔ رجسٹر میں انٹری کروانے کے بعد میں جرمن کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ہم نے 3 کوٹ تو پہن رکھے تھے، مگر ایسے لگتا تھا کہ لباس جسم کے ساتھ چپک گیا ہو اور بوٹ من بھاری ہو گئے ہوں۔ ویٹر نے آتش دان میں آگ جلا دی اور ہم نے سارے کپڑے اتار دیے، صرف انڈر ویئر رہ گیا تھا، لہذا اسی حالت میں آگ تاپنے لگ گئے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، مگر میں نے کافی اور دیگر لوازمات کا آرڈر دے دیا۔ دراصل میں آزادی کی خوشی رات بھر سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کافی بنائی اور جرمن کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری آزادی کی خوشی میں۔ اس نے کافی پکڑی اور کہنے لگا، آزادی مطلب؟ تو میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر انڈیا میں مجھے پتہ چل جاتا کہ تم پاکستانی جاسوس ہو تو میں تمہیں ضرور پکڑوا دیتا۔ خیر، ہم گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ صبح کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا، وہ جرمن تھا۔ دیکھا تو ویٹر بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب 2 سپاہی آپ کو کھٹمنڈو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں اٹھا تو میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے جرمن سے کہا کہ آج میرا موڈ نہیں جانے کا، اگر تم نے جانا ہے تو میں تم کو بس کا کرایہ دے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، ورنہ کل میرے ساتھ چلنا۔ اس نے کہا کہ میں کل تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، اگر تم تھوڑی سی حشیش منگوا دو تو میں مشکور ہوں گا۔ میں نے نیچے ریسیپشن پر گیا اور اسے کہا کہ مجھے تھانے کے انچارج سے بات کرنی ہے۔ اس نے نمبر ملا دیا تو دوسری طرف تھانے دار تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کل کھٹمنڈو چلا جاؤں گا، آپ کے لیے 1000 تمہارے دونوں سپاہیوں کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ وہ پیسوں کا سن کر بولا، آپ کا جب تک دل چاہے یہاں رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے سپاہیوں سے تھانے دار کی بات کروائی، پھر اپنے کمرے میں گیا اور پیسے لے کر نیچے آ گیا۔ 100 روپیہ سپاہیوں کو اور 1000 روپیہ تھانے دار کے لیے دیا تو سپاہی خاموشی سے چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ویٹر کو بلایا اور ناشتے کا کہا اور ساتھ پوچھا کہ حشیش مل سکتی ہے۔ ویٹر یہ سن کر خوش ہوا اور بولا کہ دونوں غیر ملکی ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے حشیش کیوں نہیں منگوائی، جتنی چاہیں مل سکتی ہے۔ میں نے اسے 50 روپے دیے۔ تھوڑی دیر تک وہ ناشتے کے ساتھ حشیش بھی لے آیا۔ جرمن حشیش دیکھ کر ایسے جھپٹا جیسے بھوکی بلی دودھ پر جھپٹتی ہو۔ ناشتہ کر کے میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی تاکہ دھواں باہر نکلتا رہے۔ میں نیچے گیا تو دیکھا کہ کئی ملکی، غیر ملکی اور بھارتی نیچے بیٹھے حشیش پی رہے ہیں۔ ریسیپشن نے بتایا کہ ان کے ملک میں حشیش پینے اور رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ چرس ممنوع ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے جرمن سے کہا کہ آئندہ تم نیچے جا کر پیو گے۔ پھر ہم گھومنے پھرنے نکل گئے۔ بعد دوپہر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح 9 بجے سپاہی ٹیکسی لیے مجھے پھر کھٹمنڈو لے جانے کے لیے آ گئے۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے، میں آگے بیٹھ گیا اور جرمن پیچھے سپاہی کے ساتھ۔ راستے میں ہم انجوائے کرتے ہوئے شام 7 بجے کھٹمنڈو پہنچے۔ راستے میں جرمن کو اتار دیا اور خود پاکستان ایمبیسی کی طرف روانہ ہو گیا۔